हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। आज आइए फटाफट करते हैं क्लास। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? पढ़ाई अच्छे से करिए। जितना हो सके आप जितना कुछ पढ़ा है अभी तक वही उतना ही फिर से रिवीजन कर लीजिए। नई चीज़ों में मत परेशान होइए। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान रखिए, स्पीड थोड़ा बनाइए, क्योंकि पेपर बच्चे के छूट जाते हैं तो वो आपके ना हो। जो गलतियां आपने अपने अनुभव से फर्स्ट सेमेस्टर में की थी वो सेकंड में नहीं करना है। 90% को टारगेट दिमाग पर लेकर चलना है। समय पर हर चीज़ कंप्लीट करनी है। कॉपी अच्छे से लिखनी है। आपका आंसर राइट भी अच्छा होना चाहिए। छोटा ही लिखिए लेकिन सही लिखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं मेरे साथ। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइंस का पेपर 2022 का सोल्यूशन देखेंगे। पूरा पेपर फुल्ली सॉल्व होगा। आपके सारे क्वेश्चन जो 3 सेक्शन डिवाइडेड है वो तीनों यहाँ पर होंगे, तो देखिएगा। और ये सारी की चीज़ें जितनी भी आपको पेपर्स हो रहे हैं सब आपको उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आप वहाँ चेकआउट करके अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। साले का सभी का स्वागत है। जितने भी नए फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं पहली बार, जो फर्स्ट सेमेस्टर मेरे साथ नहीं जुड़ पाए तो उन्हें चैनल के बारे में नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड में आए तो ये भूल बिल्कुल भी ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो भी डाउट आपके हैं, जिस विषय को लेकर हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको काफ़ी हेल्प की जाएगी। आपके रिप्लाई भी आपको मिलेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, एग्जाम तक करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया है, पिनअप है। आप टेलीग्राम पर भी जाकर शालिनी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, सेम नेम से आपको मिल जाएगा और काफ़ी हेल्प होगी। तो इसलिए आप सभी अपने एग्ज़ाम तक ज़रूर वहाँ पर एक्टिव रहिए। चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं 2022 का पेपर कैसा आया था, आपको कितनी तैयारी करनी है, इसमें क्या क्या आपको आता है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आता है। जो आता है बहुत प्लस पॉइंट है, जो नहीं आता है वो आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तैयार है? आइए अब चलते हैं, देखते हैं। पहले पेपर दिखाऊंगी फिर आगे करवाऊंगी। ये पेपर है, सेम टाइमिंग। अब टाइमिंग चेंज हो गई है, 1 घंटे का ये पेपर हो गया है, ध्यान रखना। ये 25 मिनट मतलब पेपर है नंबर के। आपके सेम वैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 5, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर आपका अति लघुत्तरी लघुत्तरी, टोटल 18 प्रश्न है, यही इतना आपको सॉल्व करना है। अब एक एक करके देखेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सभी को देखना है, सभी लोग रिप्लाई करिए। इसी बहाने अगर आप ये पेपर अभी कर रहे हैं तो आपका काफ़ी कुछ रिवीजन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे लिए क्वेश्चंस करना काफ़ी बेस्ट होता है। और आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, उन लोगों ने ये चीज़ें सब पढ़ रखी है, उसमें सब कुछ दिया गया है। तो अब बारी है क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, MKS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है? MKS पद्धति ये एक पद्धति है, सिस्टम है, सेटअप है, जिससे M का मतलब क्या होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और यहाँ पर सेकेंड का मतलब S होता है। तो ये ऊर्जा का जो मात्रक है इस सेटअप के हिसाब से वो क्या होगा? कैलोरी होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा, मिलीग्राम होगा। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, वो है जूल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? जूल होगा। 1 नंबर आपको आसानी से इसके साथ मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरा। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय कहाँ पर हो सकता है? इस बार इसरो का आपको पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हेडक्वार्टर्स के नेम्स आते हैं। तो नासा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है? क्या वो बेंगलुरु में है? आगे बढ़िए। क्या वो यूरोपीय संघ है? वाशिंगटन DC में है? तो हम सभी जानते हैं नासा क्या है? एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा इसरो है वहाँ पर उनका नासा है। तो ये वाशिंगटन DC में है। फोर्थ ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। आगे बढ़े, हो गया बढ़िया 2 क्वेश्चन। तीसरा है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है निष्क्रिय गैस का। निष्क्रिय गैस वो होती है जिनकी आउटर मोस्ट सेल्फ जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूरी फिल होती है, एकदम फिलअप होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का विन्यास डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका जो राइट आंसर है वो 2 और 8 है। 2,8 ध्यान रखना। तीसरे में तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। और निष्क्रिय गैस क्या होती है ये भी अच्छे से और भी डिटेल में पढ़ लिए, क्योंकि इनके प्रश्न आ सकते हैं। यही पेपर से ही चीज़ों को उठाकर आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस के टाइप को भी ध्यान में रखते हुए करना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। जल में घुलनशील विटामिन के नाम है। आपको मैंने पढ़ाया है, 20 के पेपर में भी करवाया था कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके नाम। आपको फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों आता है। तो आप जानते हो जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनको कीड़ा एक सेटिंग होती है, पढ़ते हैं KE, कीड़ा, DK। ठीक है, तो ADE के ऐसे पढ़ते हैं कि
इनको छोड़कर अगर कोई है तो वो गलत है। देखो ए भी है, डी भी है, के भी, ये सी जो है नहीं है। तो यानी कि पानी में जो सॉल्युबल है वो विटामिन सी है, B1 भी होता है, B2 भी होता है, इस तरीके से कई सारे हैं। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल पूछेगा तो वो ये तीनों होंगे, उसमें ई भी होगा। तो ये दोनों आपको आना चाहिए कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है। ये एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा कि ये 20 के पेपर में भी था। मैं आपको पीछे के पेपर्स और करवाऊंगी, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई बार आया और एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ में आपका फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंत्र की विशेषता क्या होती है। ये पुनः निर्मित नहीं होते हैं। इनकी एक खासियत ये है, इनमें केंद्रक नहीं होता है 2, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है 3, इनका आधार अनिश्चित होता है 4। राइट ऑप्शन फिफ्थ के लिए क्या होगा। तंत्रिका कोशिका की जो विशेषता है वो यहाँ पर क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए, गलत नहीं कही। ये बायो के सेक्शन से प्रश्न है। आपको क्वेश्चंस हर जगह के हर सेक्शन से 1-2 मिलते जाएंगे। ये 22 में लेटेस्ट है, आप 23 में हो, तो 22 के पेपर्स में हर के रिसेंट के करवा रही हूँ, और ताकि आपको एकदम प्रिपेयर रहे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये है, ये इनकी विशेषता की बात ये कि पूरा ये निर्मित नहीं होती हैं। तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके मैंने करवा दिए। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी, और पाँचों आप सभी के सही हुए होंगे। 5 नंबर आप सभी ने गेन किया होगा। आगे बढ़िए। अब बारी है अतिलिखित प्रश्न की, वेरी शॉर्ट की। देखिए प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न देखेंगे। आंसर, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कितने प्रकार की होती, कुछ याद है। हो सकता है कि अब की बार ये आपको दे दे, MCQs के फॉर्म में बना दे, और जो है आपको ऑप्शन में 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके ऐसे दे सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके MCQs में भी आ सकते हैं। तो सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो 2 प्रकार की होती है। देख लीजिएगा, वो 2 प्रकार की होती है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी। गतिज को हम KE कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। याद रखिएगा, कभी कभी इनका सूत्र पूछ लेता है। और दूसरा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, PE कहलाता है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये दोनों आपको ऊर्जा आनी चाहिए। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट के तौर पर आप नोट कर सकते हैं, साइंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ये भी आता है कि आपको क्या कर देगा, काइनेटिक एनर्जी का दे देगा, बाकी आपको ऑप्शन दे देगा कि बताओ कि है कि नहीं है। आगे बढ़िए। सातवां क्वेश्चन कहता है, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। ये आपके मतलब ज्योग्राफी सेक्शन से है। सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनका नाम लिखना है। तो हम जानते हैं क्या है, ये देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस है, और नेपच्यून है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण भी लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून लिख दिया। तो आप अरुण वरुण भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ये भी लिख देंगे तब भी गलत है। और खासकर एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें कोई क्रम के बारे में नहीं बोला था, लेकिन आप जब लिखिएगा तो आप भी क्रम में ही दीजिएगा। तो बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो इस तरीके से पूरा क्रम आप सही दीजिएगा। आगे बढ़िए। 8वां क्वेश्चन कहता है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ये भी आता है। तो न्यूट्रॉन की खोज 22 में पूछा गया है। तो ये हो सकता है कि इस बार आपको प्रोटॉन की पूछ ले, आपको इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ ले। तो ये ध्यान रखिए, उस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखिएगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो आपको कोई और एनर्जी पूछ सकता है। आपको सौरमंडल के जो 8 ग्रहों का नाम पूछा हो सकता है इन ग्रहों में आपको कुछ और क्वेश्चन बन जाए, इन प्लैनेट से कुछ और इनकी विशेषताओं के बेस क्वेश्चन बन जाए। तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए आइए 8th देखते हैं। तो 8th का जो राइट आंसर है वो जेम्स चैडविक है, यही है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है, न्यूट्रॉन की जो खोज की गई है वो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक ने की है, जिनका नाम जेम्स चैडविक है, और 1931 में की थी। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि मे भी दूसरे सेक्शन के भी इसमें आ जाए। आगे बढ़िए। 9th देखिए, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखने हैं जो जीवाणुओं से होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगा, पूरा ये मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नाम शानी क्लासेस ही है, फटाफट ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, देख सकते हैं। आगे बढ़िए। 9th है, हैजा और मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग, प्लेग इत्यादि। आपको जीवाणु से 2 पूछा गया था, मैंने कई सारा बताया कि आपको याद रहे। अभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी तो लिखने को आया तो आपने कोई भी 2 लिख दिया, लेकिन यही चीज़ आपको MCQ में बन जाएगी। तो 4 ऑप्शन देकर चारों में से कोई टिक करना होगा, ये नहीं होगा 2 एक 2 अलग अलग होंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि कैसे आपको जीवाणु से, अभी जीवाणु से पूछ लिया, आपको हो सकता है कि ये जीवाणु से है, फंगस से पूछ ले, कुछ और चीज़ों से पूछ ले। तो थोड़ा बीमारियों के भी 1-2 नाम, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ध्यान रखिएगा। बल्कि हम क्वेश्चन के फॉर्म में जो तैयार करवाए हैं वो भी ध्यान रखना है।
अब इसमें से जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं बहुत कुछ आ सकता है, कुछ कुछ नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 10वां प्रश्न, वनस्पति कोशिका यानी कि प्लांट सेल और प्राणी एनिमल सेल नहीं लिखा है, ह्यूमंस बॉडी सेल लिखा है। तो दोनों में कोई अंतर बताइए कि दोनों में कोई दो अंतर लिखिए, दोनों में कोई दो डिफरेंस लिखना है कि प्लांट सेल और ह्यूमन सेल्स में क्या डिफरेंस है। आइए चलिए, ये देखिए, प्लांट सेल जो होती है वो सख्त कोश की दीवार की बनी होती है, इनकी जो वॉल्स होती है काफ़ी सख्त होती है। प्लांट कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, इसकी वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। प्राणी कोशिका में तारकय मिलता है, सेंट्रोसोम्स कहते हैं इंग्लिश में, जो लगभग सभी कोशिकाओं में पादप में मतलब कि प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस की बात है जो कि ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको 1 नंबर का रिप्लाई अपना करके आंसर्स को पूरा करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है आपके अतिलघुत्री सेक्शन का। पूछ रहा है समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। आप 11th का जो राइट आंसर बताएंगे वो ये है। समस्थानिक के परमाणुओं की संख्या समान रहने के कारण के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो सेम होती है, जिसके थ्रू हम उनको अलग नहीं कर सकते, इसी के कारण इसको हम समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्राप्त होते हैं जिन्हें हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इनके एमसीक्यूज भी बने हुए हैं कई सालों में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। और एक अच्छी सी परिभाषा ये भी कहते हैं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु संख्या समान होती है, मतलब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं, उनकी जो परमाणु संख्या है वो सेम है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होती है, और उनको हम समस्थानिक कहते हैं। जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताई, तो दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक के मैंने आपके 11 प्रश्न तक करवाए, मतलब आपके वेरी शॉर्ट जो होते हैं वो, और आपके जो बहुविकल्पी होते हैं वो हो गए। अब बारी है लघुत्तरी वाले को करने की, लेकिन उससे पहले क्लास को फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। सारे सब्जेक्ट होंगे 1 बाय 1 करके होंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा, 15-16 तक तो अगर मान लीजिए नहीं करवा पाती हूँ, लेकिन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सभी सालों के 20 के 22 के 21 में हुआ नहीं था, 20, 22, 19, 18 इसके 4 साल के डन है कि चारों के करवा दूंगी सारे, लेकिन 1 बाय 1 करके एक एक दिन पे करवाऊंगी, हो जाएंगे। ठीक है, रीसेंट के जल्दी हम करेंगे। चलिए फटाफट क्लास को लाइक है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब इतनी मेहनत हार्ड वर्किंग हो रही है, लाइक तो बनता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएगा, और जितने लोग आ रहे हैं एक कमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्विक ईच एंड एवरीवन, जल्दी से करिए। तब तक हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए, बात आ जाती है 2 नंबर की, तो 2 नंबर के जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का तो एनर्जी कंजर्वेशन का नियम आपसे पूछ रहा, हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा जो कि बहुत ईजी है। आइए देखते हैं। देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन आपके सीरीज़ में डेफिनेटली मिलेंगे, बट ये आंसर्स एक भी नहीं मैच करेंगे क्योंकि आंसर्स वहाँ के है ही नहीं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या देते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहते हैं, इसमें कहा गया है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ना तो हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं ना ही उसको हम कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे केवल ऊर्जा के रूप में एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक से दूसरे में इसके रूप को चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के ही अकॉर्डिंग हम ऊर्जा के परिवर्तन को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसको घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिंपल सा नियम है, रूल है, जो आपको एकदम डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए 13 प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न यहाँ पर क्या है, 13 प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार की होती है और ज्वालामुखी का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न मतलब अच्छे से काफ़ी भर के लिखना होगा कॉपी को, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा मत लिखिए, इसीलिए एग्जामिनर भी नंबर कम देते हैं आपको। आगे बढ़िए, चलते हैं 13 देख के आते हैं। 13 क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं। देखिए, इसके आंसर 2 नंबर के सारे आंसर मेरे बड़े बड़े हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या ऐसा मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा है, गैस है, भस्म आदि वो सारे बाहर फूट फूट के निकलते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो होता है एक सक्रिय होता है जो एक्टिव रहता है, एक सुषुप्त होता है जो मिड के मतलब कभी 5 साल 10 साल में एक बार, 15 साल में 25 साल में एक बार, एक मृत होता है जो बहुत अरबों खरबों साल हो गया नहीं, मतलब उसमें से कुछ नहीं हुआ। तो ये तरीके से आपको 3 प्रकार में होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है, सांस लेने की बीमारियां होने लगती हैं जो आसपास के लोकेलिटी में है, क्योंकि उसकी गंध बहुत ज़्यादा होती है।
बीमारी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, जलन होती है, टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर धुंधली धुंधली से एकदम जैसे दो होता है, क्या कहते हैं, कोहरा टाइप का होता है, चीज़ें ऐसी कुछ दिखती हैं। वाहन में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमंस पे आती हैं जब ऐसा कुछ होता है प्रकृति के द्वारा। ठीक है, 13 हो गया, समझ में आया? एकदम बढ़िया है, सब हम नॉर्मल जानते हैं। आगे बढ़िए, चलिए 14 देखिए। 14 क्वेश्चन कह रहा है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित लिखिए। अब ये क्या होता है, ये किस परिवर्तन की बात कर रहा है, आइए चलते हैं देखते हैं 14 क्वेश्चन। उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है और उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, कागज का मुड़ना। आप कागज से आपने मोड़ दिया, सिकोड़ दिया, फिर वैसे फैलाओगे तो फैल जाएगा, थोड़ा चिकड़ा चिकड़ा रहेगा, बट आप उसको प्रेस कर दो, देखो एकदम सेम हो जाएगा। बर्फ है, पिघल गई है, ले जाओगे फिर रख दो तो जम जाएगी। पानी से भाप, भाप से पानी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। मतलब उनका जो पुराना एक वो रूप रहता है वो रहता है, बस थोड़ी देर के लिए वो चेंज होता है। आप चाहो तो उनको रिवर्सिबल करके चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसको उलट सकते हो, फिर उसका पुनः उसी स्टेट की कंडीशन में ले आ सकते हो। ठीक है, अनुत्क्रमणीय ऐसा होता है, ऐसे जिन परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिनके हम अपोजिट कोई काम नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी है तो कोयला बन गया, ठीक है, तो कोयला और धुएं में बदल जाती है, परंतु राख और कोयले को इकट्ठा करके हम लकड़ी नहीं बना। मतलब लकड़ी आपने जलाई और लकड़ी जलती है, धुआं निकलता है, ज़्यादा धुएं में चला गया, फिर कोयला बन गया, तो क्या कोयले से लकड़ी बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती है। तो ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कभी उस दूसरी, एक बार हो गए तो हो गए, उस कंडीशन में दोबारा नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पेपर में 2022 के आया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा है, काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे आप लोग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन हो गया 15वां, कह रहा है कि एसिड रेन जो होती है वो दो ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। ठीक है, तो एसिड रेन का मछली पर, मिट्टी पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनकी मरने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे बहुत में जो एसिड पाया जाता है वो उनके सांस लेने में प्रॉब्लम्स करता है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं। आइए देखते हैं इनका मैंने राइट आंसर क्या लिखा है। तो जो एसिड रेन होती है, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन जो दो की बात पूछी गई है वो ये है। कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। जब एसिड रेन होती है तो मिट्टी में जो एसिड का पन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है लेवल उसका, जिससे मानव को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव फिर से जो क्रॉप लगा है उसमें वो क्रॉप अच्छी नहीं होगी। नमकीन जो जलीय जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, खेती किसानी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन काफ़ी हानिकारक होती है। आगे बढ़िए, देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए, स्केलेटन सिस्टम का काम लिखिए। 17 आपसे है मृदा अपरदन से सॉइल इरोजन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, इनको रोकने के कारण उपाय बताइए। और 8वां है कि तंत्र का उत्तक का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो 16वें प्रश्न पर चलते हैं, फटाक से तुरंत क्विक करेंगे। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कंकाल तंत्र के कार्य है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसका कार्य है शरीर को आकृति देना, एक शेप देना। लड़कियों का शेप अलग है, लड़कों का अलग है, और सबका शेप अलग अलग। लड़कियों में 10-5 शेप होते हैं, लड़कियों में, लड़कों में भी होते हैं। तो मतलब क्या है कि बॉडी को आकार देना, सहारा प्रदान करना, एक सपोर्ट करना, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मदद करना, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो कंकाल तंत्र के कार्य होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़िए 17, मिट्टी से जो आया था सॉइल इरोजन से, वो है मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया है जो मतलब नेचर के थ्रू होती है, जिसमें क्या होता है, मुख्यतः जल और वायु एक ऐसी प्रकृति है जो भौतिक बलों के द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग करके बहा कर ले जाती है। मतलब वो उसको बहा, मृदा इरोजन क्या होता है कि कट कट के छनता है, मतलब कट कट के खत्म होता जाता है। तो आपने सिरोजन का चित्र देखा ही होगा, और अपने साथ जो पत्थर या और भी जो चीज़ें होती हैं, हवा आती है तो उसको बाहर ले जाती है, तो उससे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैसे आप इसको रोक सकते हो। तो जैविक खाद को मतलब यूज़ करके, आप वन को संरक्षण करके, प्लांट को लगाकर, बाढ़ को नियंत्रित करके, नियोजित चराई जो हो रही है उसको रोक के, बांध बना के, सीढ़ीदार खेत वगैरह बना के आप इस तरीके से उनमें प्रोटेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस। आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 18वां वाला, ये मैंने यहाँ पर फिर किसी में दिखा दूंगी, छूट गया पता नहीं कैसे। तो ये तंत्र का उत्तक का एक चित्र है, आप गूगल पर डालोगे तो आपको मिलेगा, हिंदी में आएगा, उसके 3-4 नाम इर्द गिर्द करके लिख दिएगा, इनफ है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। बेसिक बेसिक है, सिंपल आप करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि 101% है। कि देखिए जैसे ये वाला प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न जो चित्र बनाने का है वो 2 नंबर में ही आएगा, ये फिक्स है, हर साल 2 में ही आता है। तो कम से कम 2 नंबर के लिए तैयारी रहे, जो इंपॉर्टेंट बताती चल रही है कि ये आया है, इससे सिमिलर आ सकता है, तो वो ध्यान रखिए।
तो इस तरीके से आपको सारे पेपर्स की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर करते हैं ओवर आज की इस क्लास को। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा। हमने लेटेस्ट पेपर किया है। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। एग्ज़ाम आपके हैं, ध्यान रखिए, करिए। बेस्ट ऑफ लक।